हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू द फर्स्ट पेपर एनालिसिस ऑफ द यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स, जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इस पेपर को मेरे पास सेट डी है। अगर आपके पास सेट ए, बी या सी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोर और लेस आप जिन भी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे अपने सेट में, द क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन का जो तरीका है या क्वेश्चंस स्पेसिफिकली चेंज नहीं होते हैं। सो यहाँ पे एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए पूरा किया है, तो ये और इसके बाद जो नेक्स्ट शीट है, ये दोनों शीट्स आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रॉम माय टेलीग्राम हैंडल, तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको ये पूरा एनालिसिस खुद देखना है कि मैंने कैसे किया है। सो पेपर 1 की बात करते हैं। मैं फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का शेयर कर देता हूं। इलाहाबाद में ही, यहाँ पे ही 2-3 सेंटर्स पे मैंने विजिट किया था एंड जो फर्स्ट रिएक्शन आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक GK and even current affairs, overall paper number 1 was that the question paper was a little bit on a difficult side। मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से ये आ रहा था कि जितना हम लोग माइनर लॉज में एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, जो 9 न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं, जितना हम उनसे एटलीस्ट 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। लगभग 17, 18, 19, 20 इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे मैंने नंबर 17 लिखा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी ये एनालिसिस प्लान किया है, तो उसी चक्कर में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएं, सो डोंट माइंड दैट प्लीज। एंड 17 क्वेश्चंस लगभग आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट से आना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद भी था जिन स्टूडेंट्स ने अपने लॉज को थरोली प्रिपेयर किया था, क्योंकि ये 17, 18 या जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ही डूएबल क्वेश्चंस थे। नन ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक कि ऐसा क्वेश्चन ना बन पाएगा। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली, एक आधा सब्जेक्ट भी मिस हुआ है क्योंकि वो पूछा जा सकता था और डिटेल में, बट उससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। दैट वुड बी RPWD। 2 सवाल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे सवाल नहीं है। एंड दैट वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर। चलिए, सो मैं इस एनालिसिस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना रहा हूं। 2 पार्ट्स में मतलब पहला एनालिसिस वीडियो GK का होगा एंड 5:30 पे जब हमें क्वेश्चन पेपर 4:30 पे जब हमें क्वेश्चन पेपर फिर मिल जाएगा, तो आई विल टेक अराउंड 1.5 और 2 आवर्स, गुड आवर्स, जस्ट टू एनालाइज द पेपर एंड लेट यू नो कि आपको क्या कैसा रखना है, और फिर उसके बाद हम एक फाइनल कट ऑफ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बट फाइनल कट ऑफ अनाउंस कर पाना तभी पॉसिबल होगा जब मैं एटलीस्ट 1 दिन का समय लूं, 1 से 2 दिन का, ताकि मैं स्टूडेंट से बात कर सकूं। सो आज कोई फाइनल कट ऑफ अनाउंस कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ डिस्कसिंग स्पेसिफिकली सेट डी की बात करते हैं। सेट से हालांकि फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने 2 हिस्सों में आप लोगों के इस पूरे एरिया को डिवाइड किया। 1 इज द स्टैटिक GK, 3 हिस्सों में, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स एंड द थर्ड पार्ट इज माइनर लॉ। सो स्टैटिक GK की बात करें तो हिस्ट्री से अराउंड 28 सवाल आपको मिले थे। एंशिएंट था 7 नंबर का, मेडिवल आया लगभग 11 नंबर का, मॉडर्न आया 10 नंबर का, फिजिक्स फिर साइंस में जाएं तो टोटल 6 क्वेश्चन थे, लेकिन जो फिजिक्स थी उसने काफी परेशान किया स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कम थे, लेकिन वही चीज जब करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पूछी गई, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एंड उससे रिलेटेड सोलर सिस्टम वाज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन वो पूछा गया, तो साइंस थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी रहा। 6 नंबर, हालांकि मैंने टोटल 6 क्वेश्चन करे हैं, 6 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिकॉज मैंने पेपर नहीं दिया, ये आप लोगों को पता ही है, बट 6 क्वेश्चंस के साथ साथ करंट अफेयर्स में भी साइंस एंड टेक का अच्छा खासा रोल था। सो फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री का 1 एंड बायोलॉजी के 2 डिसीज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इंडियन कल्चर एंड आर्ट से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस आए थे। इंडियन ज्योग्राफी वाज ऑन अ मेजर साइड दिस टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स से उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इकोनॉमिक्स से हम लोग 7 सवाल देख रहे हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से यू हैव गॉट लाइक 5, 10, 15, 17 सवाल आपके आए हैं अकेले इंडियन ज्योग्राफी से। सो इट वाज, क्योंकि लेक्स काफी ज्यादा पूछे गए, पासेस पूछे गए, एंड और भी जो जितना भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का उस पे क्वेश्चन गए, साथ ही साथ रोड्स एंड हाईवेज पे भी क्वेश्चन बना था। सो ज्योग्राफी से 17 सवाल, इकोनॉमिक्स से 7 सवाल, मिसलेनियस में मैंने बहुत से, क्योंकि एरिया बहुत वाइब्रेंट हो जाता है मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस में साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आए थे। वैसे और भी टाइप के क्वेश्चंस थे मिसलेनियस में, जैसा आप देखते हैं, लेकिन जनरली वही बात है, बुक्स एंड ऑथर्स इक्का दुक्का पूछा गया, मैन बुकर वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। अदर देन दैट
इन टोटल देयर वर अराउंड 29 क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप मिसलेनियस को देखोगे तो वो कुछ कुछ आपके करंट अफेयर्स से कनेक्टेड ही था, तो वही उसी से रिलेटेड आपका मिसलेनियस भी पूछा गया है। फिर आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे लगभग इन टोटल आपके, जितना मैंने देखा, आपके 20 सवाल आए थे। तो डिसाइडिंग फैक्टर अगर कोई रहा है इस पूरे पेपर में तो दैट हैज बीन द मिसलेनियस जीके एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे और जो सदर्न डायनेस्टीज के क्वेश्चन पूछे थे, चोलास के क्वेश्चंस पूछे गए, और दूसरी जो मेडिवल इंडिया की सदर्न डायनेस्टीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट रहे होंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट ने बिना पढ़े उस पर अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली वो उनके सिलेक्शन की चांसेस को कम तो करेगा। हाँ, अगर आपने सदर्न डायनेस्टीज को देखा होगा तो yes, it will give you an edge over any other student who hasn't seen it or has applied the answer in a hassle और तुक्का मारा हो जिस स्टूडेंट ने। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इन टोटल देयर वर अराउंड 24 और क्वेश्चन, आप प्लस बोल सकते हैं, 24 से ज्यादा ही थे, 24 से कम सवाल नहीं थे। उसके बाद माइनर लॉस से, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, टोटल 17 सवाल थे। डीवी के मैं देख पा रहा हूं कि डीवी के मोटे मोटे 2 सवाल थे, पॉक्सो के 2 सवाल थे, पीडब्ल्यूडी के 1, 2, 3 सवाल पीडब्ल्यूडी के थे। ओल्ड एज होम पे आया, पॉक्सो मेंटेनेंस आया, फिर आपका पॉश पे था, पीएनडीटी, इरा, एमटीपी, मतलब वही ट्रेसेस में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए ना। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमने समझा कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। अब जो मैं दूसरा एक आप लोगों को एनालिसिस समझा देता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि what exactly has been the core analysis of this entire paper. Number 1, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो द पेपर वॉज ऑन अ लिटिल बिट, नॉट, आई वुड नॉट कॉल इट एज अ होपलेस और अ लैबिरिंथ पेपर, बट द पेपर वॉज ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड। डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि साइंस के इतने क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के इतने क्वेश्चंस और इंडियन ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस, दैट टू इन डेप्थ क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। सोलार सिस्टम का एक सवाल आया है, विच स्टार इज और इज नियरेस्ट टू आवर सोलार सिस्टम। नाउ whatever may be the answer, Proxima Centauri or whatever it is, लेकिन ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स का जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, एंड साथ ही साथ में जब आप देखते हो सेसमी, हरप्पा, कुंतसी, हुलास, राइस, मस्टर्ड वगैरह, इन टाइप के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस ने पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ मोड़ा था। बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाया, बट हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ मोड़ दिया था। दैट विल बी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यू कैन नॉट कॉल इट इजी। अगर कोई ये कह रहा है कि पेपर बहुत इजी था तो नहीं कहेगा, मतलब वो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने अच्छा या बहुत एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रिपरेशन किया हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज द पेपर, बिकॉज मैंने टेस्ट सीरीजेस भी बहुत से सेंटर्स के द्वारा, बहुत से इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, बहुत सारी, इनफैक्ट हमारी जो टेस्ट सीरीज थी हमने उसका भी एनालिसिस किया और हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो क्वेश्चंस थे, भोकाल अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली उसके लिए ये पेपर थोड़ा उतना डिफिकल्ट उसे फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि भोकाल ऑलरेडी हम लोग होपलेस लेवल पे ही बना रहे थे। तो भोकाल वालों के लिए ये चीज़ नई जैसी नहीं होगी। हाँ, डिफिकल्ट ये तब भी हर व्यक्ति के लिए रही ही होगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार रखा गया था। फिर आते हैं डिफिकल्ट एरियाज पे। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्ट एरियाज। तो जिस एरिया ने स्टूडेंट्स को परेशान किया है, जितना सुनने को मिल रहा है, नंबर 1 इज फिजिक्स। फिजिक्स का सवाल स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली या तो बच्चे छोड़ के आए हैं, अगर बनता है तो सही, वरना गलत ही करके आए हैं। दूसरे नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी, ये डिसाइडिंग भी है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे खासे पूछे गए थे। थर्ड इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी कुछ साइंस एंड टेक का एरिया, जैसे जेफ बेजोस अब ब्लू ओरिजिन वाले हैं कि स्पेस एक्स वाले हैं, अमेजोनिया वाले हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में थी ये चीजें। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये कई बच्चों से बने भी होंगे, कई बच्चे छोड़ भी आए होंगे, तो ये डिफिकल्ट एरिया में आता है। उसके बाद करंट अफेयर्स से भी कुछ आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो वाइस चेयरमैन है अभी करंटली आईसीजे के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये थोड़ा सा ऑन डिफिकल्ट साइड था। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री जो पूछी थी, यस, एंशिएंट हिस्ट्री को अगर हम एड्रेस करें तो एंशिएंट हिस्ट्री आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, महाभारत बेस्ड था। यस, ओरिजिनली भगवत गीता इज पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ महाभारत। सो ये एक ऐसी चीज है जो
हिस्ट्री से भी डील करती है और आपके लिटरेचर से भी डील करती है। दोनों ही तरीके से इसको हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मानना पड़ेगा। वी कैन नॉट से दैट इट वाज एन इजी क्वेश्चन। साथ ही साथ में एक और क्वेश्चन था, मैं एक सेकेंड देखता हूँ, आप लोगों को बताऊँ। डेफिनेटली आप उस पर कहीं ना कहीं हो सकता है फंसे हों। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स हैज मेंशन्ड द लेजेंड ऑफ अनारकली। सो अब ये एंशियंट नहीं है, लेकिन हाँ हिस्ट्री का पार्ट होने के नाते इसने स्टूडेंट्स को परेशान किया। एंड उसके अलावा भी बहुत से ऐसे पार्ट्स थे। थेरी घाट इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं। आई सिंह, अल बरूनी, फा ह्यान, योन चोंग, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली परेशान करे होंगे। ये क्योंकि अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आप पूछें, देखें किसी फॉरेन ट्रैवलर का, तो स्टूडेंट्स ये तो आंसर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रैवलर किस राजा के समय आया था, लेकिन ये आंसर करना कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा है वो तभी पॉसिबल है जब आपको राजा का भी ईयर याद हो या एटलीस्ट उसका एक एरा याद हो। सो दीज वर द क्वेश्चंस विच एक्चुअली वर्ड डिफिकल्ट, प्लस असर्शन बेस्ड रीजनिंग भी आए थे। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे जिसकी हमने भौकाल में प्रैक्टिस की थी। तो आई एम वेरी श्योर अगर स्टूडेंट्स ने वो किया होगा। असर्शन रीजन का मैंने टेक्निक भी बताई थी कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो भगत सिंह वाला क्वेश्चन आपका डेफिनेटली अच्छा गया होगा। फिर डिफिकल्ट एरियाज के बाद इजी एरियाज की भी बात करते हैं। ये तो डिफिकल्ट एरियाज की बात हो गई। इजी एरियाज जहां पे स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली स्कोर किया होगा, वन वुड बी लॉ। हैंड्स डाउन पहले से ही सबको मालूम था कि लॉ में आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए हम ये भी मान के चल रहे थे कि जीके की मेरिट जो है, हालांकि देखिए जीके इज नॉट अ क्वालिफाइंग फैक्टर, सी सैट नहीं है, लेकिन अगर आप जीके को देखो तो जीके का जो पेपर है वो जीके का पेपर डेफिनेटली आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर सकती है। लॉ अभी पेपर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लॉ का पेपर स्टूडेंट्स दे रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं। जब पेपर मिलेगा मेरे हाथ में आएगा तब मैं उसकी भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बता पाऊंगा। बट जीके क्राइटेरियन तो है कि उसके बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी, डिसाइडिंग क्राइटेरिया फैक्टर रहेगा जीके का। किंतु जीके का जो पेपर था उसमें लॉ वॉज एन ईजी एरिया, पॉलिटी वॉज अगेन एन ईजी एरिया। अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने कमिटीज वगैरह और आर्टिकल्स, देखिए एक पेटेंट सवाल है, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं आर्टिकल 44 पे क्वेश्चन आना ही आना है। वो जब तक लग रहा है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो जाता, फंडामेंटल राइट ना बना दिया जाए, तब तक वो पूछते ही जा रहे हैं। हर पेपर में आर्टिकल 44 आता ही है। सो वो एक पेटेंट सवाल आया था, प्लस अदरवाइज भी क्वेश्चन ईजी थे पॉलिटी के। हाँ, एक डिफिकल्ट एरिया जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट वाज इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स अनएक्सपेक्टेड आया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो टोटली अगेन डिफरेंट पूछ लिया था। बैंक्स एंड उसके हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ गया था। ये हमने धरातल के लास्ट आगे से आखिरी एक दो धरातल में या भौकाल में ये चीज डिस्कस की थी कि जनरली बैंक्स के हेडक्वार्टर्स नहीं पूछे जाते, लेकिन बैंक्स एंड उसके हेडक्वार्टर्स एंड उसका नॉट करेक्टली मैच भी आप लोगों से पूछा गया। सो अगेन दैट्स अ चेंज। बट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कम होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सिंग रहा है। उसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न एरिया जो था, ये कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूं मेडिवल एंड मॉडर्न ईजी रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी नहीं आई होगी। सो डिफिकल्ट एरियाज मैंने बता दिए, फिजिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, मिसलेनियस, सीए, एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। इजी एरिया में लॉ, पॉलिटी, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। गुड अटेम्प्ट्स की अगर तरफ जाए, हाँ करंट अफेयर्स इजी भी था, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट तो थे क्वेश्चंस, लेकिन बहुत एक्सट्रीम आप उसे ये नहीं कहेंगे कि इट वाज टोटली बियॉन्ड द होराइजन वाला सवाल टाइप नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स पे। अब अगर आप गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो गुड अटेम्प्ट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इज कि आप टोटल अटेम्प्ट देखें, एक्यूरेसी रेट देखें और गुड अटेम्प्ट्स उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग अगर स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सेफ साइड पे प्ले कर रहे होंगे तो उन्होंने लगभग 80, 90, 100 इसके आसपास उन्होंने अटेम्प्ट्स किए होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस, लगभग 30-35 सवाल ऐसे थे जो स्टूडेंट्स अगर छोड़ के भी आएंगे तो उन्हें बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो थे उतनी डेप्थ में थे। उनका डिफिकल्ट होना, उनके पॉइंट में स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होना या गलती करना स्वाभाविक है। तो नेगेटिव मार्किंग के डर से हो सकता है बच्चे उन क्वेश्चंस को छोड़ के आए। तो 30, 35, 40 क्वेश्चन मैंने एक साइड रख दिए। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने 80, 90 या लगभग 100 तक अटेम्प्ट किया है तो उस पर अगर हम कैलकुलेट करें, एक्यूरेसी स्केल लगाएं, तो एक्यूरेसी स्केल अगर आपका 85 to 90% पे आता है,
ठीक, 85 to 90% पे अगर आपका स्केल फॉल करता है तो 0.33 की डिडक्टिव मार्किंग के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 85-90% की आपकी एक्यूरेसी रही है, यानी कि अगर मैं पकड़ के चलूं तो 90 अगर मान लीजिए आपके करेक्ट अटेम्प्ट, 10 आपके रॉन्ग अटेम्प्ट्स हैं, तो यहाँ पे लगभग 3 नंबर अगर आप घटा दें तो 87, 85 या 80 to 90 के बीच का आपका अटेम्प्ट है, तो और उससे थोड़ा कम ले जाएंगे। तो गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं इसी स्केल के बेसिस पे, क्योंकि मैं 85 to 90% का स्केल लेके चल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द करेक्ट आंसर, सो 85-90% आपके आंसर्स करेक्ट होंगे जितने आपने मार्क किए हैं, और उसके नीचे आपने छोड़ दिए होंगे ज्यादातर क्वेश्चंस। उस रेट पे अगर मैं चलूं तो अगर आपके स्कोर्स, अगर आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉल करेगा, गुड अटेम्प्ट्स अगर आए, तो गुड अटेम्प्ट्स मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने 80, 75, 80 के आसपास अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं तो यू आर ऑन अ सेफ साइड। मतलब हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए बच्चों का। 80 अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, गुड अटेम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने 80 सवाल सही किए हैं और उसके ऊपर जाकर के, ठीक है, उसके ऊपर जाकर के आपने 40 सवाल गलत लगा दिए, या मान लीजिए 50 सवाल गलत लगा दिए, 55 सवाल गलत लगा दीजिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो गुड अटेम्प्ट्स 90, 100 उसके आसपास के अटेम्प्ट पे अगर 85 की एक्यूरेसी चल रही है, तो 75, 80 इसके आसपास के गुड अटेम्प्ट्स हैं, दैट इज अ गुड अटेम्प्ट आई वुड से। गुड स्कोर मैं कितना कहूंगा, तो गुड स्कोर में मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीके में लगभग 60, 65 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो ये गुड स्कोर है। गुड स्कोर का मतलब है कि आप सेफ साइड में हैं, आप मान के चलो। लॉ का पेपर कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, बट 60, 65 इट्स अ फेयर स्कोर, नॉट आई वुड से कि नॉट समथिंग कि बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाएं कि 60-65 तो मेरे आ ही रहे, नहीं, लेकिन 60-65 नंबर पे आप होप रख सकते हो कि हाँ, आई एम पुलिंग दिस थ्रू। ठीक, सो ये प्रॉपर एनालिसिस रहा पेपर नंबर 1 का। पेपर नंबर 2 का एनालिसिस, ये जब हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उसके बाद इसका एनालिसिस भी मैं पोस्ट करूंगा। शायद इतना बड़ा एनालिसिस ना पोस्ट करूं, क्योंकि लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट से बनती भी हैं, तो इतना बड़ा पेपर एनालिसिस उसके लिए देने की ज़रूरत नहीं है। शायद जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलें तो ये वीडियो आपको उसी वक्त मिल जाएगा। एंड अगला जो वीडियो होगा वो मैं 7-8 बजे तक पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक ओवरऑल एनालिसिस जो होगा दोनों पेपर का साथ में, वो अभी क्योंकि मैं इलाहाबाद में हूं, जब भोपाल आऊंगा तब आप लोगों के साथ एक ओवरऑल एनालिसिस भी लूंगा। सो तब तक आपने बहुत मेहनत की है, अब रिलैक्स करो, शांत रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। भोपाल पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं, और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, भीला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।